नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे जेनेवा में होने वाली अहम वार्ता को लेकर, जिसमें जेनेवा में अहम परमाणु वार्ता होने वाली है, जिससे ठीक पहले दुनिया की धड़कनें तेज हो गई है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसका सीधा संदेश यहां पर सामने आया, समझौता नहीं तो सैन्य कार्रवाई, और दूसरी तरफ ईरान का दो टूक जवाब, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि बातचीत करेंगे लेकिन दबाव में नहीं झुकेंगे। तनाव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में दशकों का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा खड़ा कर दिया है, और साथ ही पेंटागन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, इसके साथ साथ युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। यानी कि साफ संकेत है, डिप्लोमेसी फेल हुई तो मिलिट्री ऑप्शन तैयार है, और इसी को लेकर के अभी तस्वीर भी नजर आ रही है। चलिए आपको डिटेल्स कुछ दे देते हैं। मध्य पूर्व में बड़ा सैन्य जमावड़ा किस तरीके से लगा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है इस वक्त बताया जा रहा है मध्य पूर्व में लगातार गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, लड़ाकू विमानों की तैनाती वहां पर की गई है। अमेरिका लगातार इस परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है कि कैसे ईरान को रोका जाए। सैन्य विकल्प तैयार किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें, इस सैन्य जमावड़े में एक और जंगी बेड़े की तस्वीर जो ये है, जिसमें एयरक्राफ्ट के साथ साथ मिसाइलें और इन तमाम चीजों का दमखम भी देखने को मिल रहा है। निरीक्षण पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर जो देखरेख हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, उसके ऊपर भी सवाल किए जा रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि देखिए तस्वीर जो नजर आ रही है, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, ईरान के पर्सपेक्टिव पे, अमेरिका के विजन को लेकर अगर बात करें तो अमेरिका यही सोचता है किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को, परमाणु प्रोग्राम को रोक दिया जाए। संदिग्ध ठिकानों की जांच भी लंबित है, और साथ ही साथ आपको बता दें IAEA को सीमित पहुंच है। इसके साथ ही साथ परमाणु कार्यक्रम पर सस्पेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तस्वीर जो सामने आती है, जिसमें एक लिमिटेड एक्सेस IAEA का नजर आता है। अब जेनेवा में जो वार्ता होने वाली है, जेनेवा वार्ता से तय होगा भविष्य परमाणु समझौते की संभावना, क्योंकि इससे सीधे सीधे बनती है। और ये यही वजह है कि जेनेवा में जो वार्ता होने वाली है, इसको लेकर के ये तस्वीर प्रेजेंट की जा रही है कि ईरान अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है वो कहीं ना कहीं यहां से रुक सकता है। सैन्य कार्रवाई चलेगी, यानी कि जिस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो मिलिट्री ऑपरेशंस भी थोड़े से ठंडे पड़ेंगे। क्षेत्र में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी बनेगी, और साथ ही साथ ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े कम होंगे, रुकेंगे। क्या तस्वीर होगी ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ देखिए, ये जो तस्वीर है, वार्ता अगर फेल हुई तो क्या टकराव और तनाव और ज्यादा भीषण होगा आने वाले दिनों में। जेनेवा से क्या हल निकलेगा, जेनेवा की बातचीत से क्या मसले को सॉर्ट कर लिया जाएगा, या आने वाले दिनों में इसी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ये तनातनी बनी रहेगी। करेंगे इस पर बड़ी चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है मेजर जनरल राजन कोचर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। अमिताभ कुमार, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल मेरा शैलेंद्र सर आज आप ही से रहेगा। गुड मॉर्निंग सर। और पहला सवाल यही कि क्या जिनेवा वाली बातचीत जो है मसले को सॉल्व करने के लिए काफी है, और जिनेवा में अगर बातचीत बन जाती है तो क्या अमेरिका ईरान के बीच तनाव खत्म हो जाएगा, मध्य पूर्व में शांति आ जाएगी? जय हिंद, नमस्कार। जिस तरीके से यूएस इस समय चल रहा है, ये एक तरह से मेरा आकलन है कि ये एक दिखाता है डेस्परेशन कि यूएस अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन सारी चीजें मनवाना चाहता है। एक एयरक्राफ्ट, ये जो कैरियर ग्रुप है, ये एक पूरी आर्मी के बराबर है, और 2-2 आर्मी आपने लगा रखी हैं। आपने अपने F-16, F-35, 22, कोई गिनती ही नहीं है जिन जहाजों को आपने दाएं बाएं लगा रखा है। स्पेशल फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस को आपने ईरान के आसपास लगा रखा है। ये सारी चीजें मेरा आकलन करता है कि यूएस सिवाय अटैक के सब कुछ करना चाहता है, क्योंकि अटैक करेगा अगर यूएस, तो उसे यह जरूर मालूम है कि वो जीत जाएगा, लेकिन कभी भी कोई भी आर्मी कमांडर उसका यह गारंटी नहीं दे पाएगा कि देयर विल बी नो बॉडी बैग्स। 100 जगह पर वो जीत सकता है, लेकिन ईरान को सिर्फ किसी एक मिसाइल और एक ड्रोन पर जीतना है जो स्ट्राइक कर पाए। और जिस तरीके की तैयारी उसकी मिसाइल्स की है, इसमें कोई शक नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस कहता है कि वो भी एक पोटेंट फोर्स है।
हारने वाली फोर्स है, लेकिन अपने आप में घातक फोर्स है। ओके। जिनीवा टॉक के लिए अगर आप देखें, मुझे लग रहा है कि न्यूक्लियर रिलेटेड यूएन आईएईए का जो इंस्पेक्शन या डीलिंग्स है वो मुझे लग रहा है सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अमेरिका की ये डिमांड कि आप पूरा का पूरा अपना 60% रिफाइंड जो आपने अपग्रेडेड यूरेनियम है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट करिए, अपने देश से बाहर निकालिए, इसका क्या मतलब है? अगर अगर देखिए कंसेशंस इस तरह दिए जाते हैं कि ईरान को भी हक है कि वो 15 से 20% को अपग्रेड करे अपने बिजली के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। मिसाइल मिसाइल का जो क्लॉज है वो यूएस का क्लॉज नहीं है, वो ईरान का क्लॉज है, क्योंकि ईरान बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके पास वो ईरान का फिलहाल जो तो ये मिसाइल शैलेंद्र प्रोग्राम सर है। संभावित तौर पर हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर ये सफल हो जाता है तो क्या कंडीशन रहेगी। अब राजन सर से जान लेते हैं। राजन सर, अभी जो बैक हिस्ट्री हम देख रहे हैं, इतिहास हम देखिए, अभी जितनी दौर की बातचीत हुई है दोनों ही तनातनी दिखा रहे हैं, और एक तरफ बातचीत होती है, दूसरी तरफ दूसरे ही घंटे में एक धमकी आ जाती है डोनाल्ड ट्रंप की, और उस पर अब्बास अरागची रिएक्ट करते हैं, कहते हैं कि जवाब माकूल तरीके से दिया जाएगा और एक एक छोटी से छोटी इनपुट जो अमेरिका करेगा उसका सीधे रेपरकशन अमेरिका को झेलना पड़ेगा। क्या ये जिनेवा वाली टॉक्स जो है ये सक्सेसफुल हो पाएगी? आप उम्मीद जता रहे हैं इन तमाम बायलैटरल टॉक्स के बाद? धन्यवाद ऋतु जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, टॉक्स ये थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स है, और जी। इसमें ईरान की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर अरागची हैं, और स्टीव विटकॉक और जैरेड कुशनर है अमेरिका की तरफ से। और इसको ईरान का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जी। इस टॉक्स को ईरान बहुत लंबा खींचता है, हाँ। और वो इसको हमेशा हर एक टॉक्स के बाद एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है कि बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और हम इसको उम्मीद रखते हैं कि जल्दी ही एक समझौता हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स है जिनेवा में, ये आपके फोर्थ राउंड में भी जाएगी। ओके। और यूनाइटेड स्टेट्स कोई जल्दबाजी में नहीं है एक वॉर स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। एक होता है इंटेंट और एक होता है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी है यूनाइटेड स्टेट्स के पास, बट इंटेंट जो है वो इसीलिए मिसिंग है क्योंकि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और मिलिट्री कमांडर्स ने जो डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि जिस तरीके से आप उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना चाहते हैं, तो वो आप उसको लड़ाई से नहीं रोक पाएंगे। आप उसको डिले कर सकते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, उससे ज़्यादा आप उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोक पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था रिजाइम चेंज, वो एक पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, और आपका आईआरजीसी बिल्कुल एक स्तंभ की तरह खड़ा है खोमेनी के साथ, और वो होने नहीं देगा इस चीज़ को। अमिताभ तो जी, ये अब बताइएगा इसको कि खामेनेई होने नहीं देंगे, वहां पर रजा पहलवी भी हैं, वो एक अलग तिगड़ी है अगर कहा जाए सीधे तौर पर। अमिताभ सर, आप इस सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, ये तो समय बताएगा, लेकिन क्या डील हो पाएगी जिनेवा में? मुझे लगता है कि अमेरिका जो है ना, ये जो दादागिरी सारी दुनिया पे करता रहता है, ये अगले एक युद्ध को आमंत्रित कर रहा है, बहुत करीब है। ईरान ईरान भी एक बहुत ही प्राचीन देश है, बहुत शक्तिशाली देश है, उसको कम नहीं आंका जा सकता है। अभी तक अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया है तो उसका डर भी है, उसको पता है कि ईरान भी जो है उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, जीत भले न सकता हो। जिस तरीके से अमेरिका को क्या हक है कि वो सीधे सीधे इसकी गर्दन पकड़ के कह रहा है कि हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, और उसके देश के अंदर जो है आंतरिक जो है विवाद को, उपद्रव को हवा दे रहा है। ये सारी दुनिया में क्या करता फिर रहा है? हाँ। इन लोगों की हरकत से और इन लोगों का जो व्यवहार रहा है, और जो कुछ ये समुद्री डाकुओं की तरह अभी जैसे वेनेजुएला को उन्होंने लूटा है, सारी दुनिया को ये फिरंगी जो है सारी दुनिया को अपनी बपौती समझ रहे हैं, ऐसा लगता है। ये क्या कर रहे हैं?
हर एक देश के अंदर उसके अपने नागरिकों की इच्छा के अनुसार, समझ के अनुसार चीजों को व्यक्त होने देना चाहिए, बढ़ने देना चाहिए, शासन को अपना काम करने देना चाहिए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर कहीं किसी देश को किसी दूसरे देश से कोई आपत्ति है तो यूनाइटेड नेशंस के बीच में बैठ करके फैसला होना चाहिए। वो सारा छोड़ करके अमेरिका अगर अकेले अपने दम पे और अपनी दादागिरी के दम पे सारा कुछ करना चाहता है, जिन बातों का वो आरोप उनके ऊपर लगा रहा है, वो खुद वो सब करता रहा है। खुद वो सबसे ज्यादा एटॉमिक बड़ी शक्ति बना हुआ है। खुद वो सारे आतंकी शक्तियों को जो है फंडिंग करता रहा है, प्रोवोक करता रहा है। खुद वो दुनिया भर में उपद्रव कराता रहता है और इनके ऊपर आरोप लगाता है। ईरान पे आरोप लगा रहा है। इराक पे इन्होंने क्या किया था? झूठे आरोप लगा करके इराक को खत्म कर दिया। उसके तेल पे कब्जा करना था इन्हें। आज वेनेजुएला के तेल पे ये दूसरों को लूट करके अपना घर समृद्ध करने वाली जो प्रवृत्ति है अमेरिकन की, फिरंगियों की, ये उपनिवेशवाद वाला सिस्टम जो है ना, अभी जिस ढंग से ये लोग चला रहे हैं, वो अगर नहीं रुकता है, खतरा वहां पे है। खतरा ईरान से नहीं है। अगर आप इस्लामिक जो शक्तियों का उभार जो है और उसका जो असर जो है सारी दुनिया पर अगर देख रहे हैं, उसका भी कारण कहीं ना कहीं से यही लोग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उन शक्तियों का, जिहादी शक्तियों का हमेशा इस्तेमाल किया है। केवल ईरान नहीं, हमास और हुती और इन सबको फंड करता है, अमेरिकन भी करते रहे हैं। और इन्होंने मुस्लिम जिहादियों को, उनकी शक्तियों को खूब इस्तेमाल किया है, फंड कर करके सारी दुनिया में तबाही मचाई है। तो ये जो खुद कर रहे हैं उसके लिए ईरान को दोषी अगर ठहरा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये युद्ध प्रेमी लोग हैं, दुनिया को लूटने वाले लुटेरे डकैत हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, अभी थोड़ा सा अमेरिका को चिंता इस बात की है कि उसका भी बहुत भारी नुकसान कर सकता है ईरान, इसलिए वो बातचीत करने का नाटक कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान दबाव में नहीं आ रहा है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो निश्चित रूप से अमेरिका हमला करेगा, मानेगा नहीं, और सारी दुनिया को एक युद्ध की तबाही में झोंकेगा। ये ट्रंप जो है बार बार शांति पुरस्कार लेने की कोशिश करता है और सारी दुनिया को युद्धों में झोंकने के सारे कारनामे करते रहता है। और ये अमेरिका की पुरानी आदत है, आज की नहीं। बिल्कुल। और शिवदान सर हमारे साथ कनेक्ट हैं। अब कर्नल शिवदान सर, ये हम देखते हैं तस्वीर जो लगातार कहा जाता है कि आमने सामने टकराव तो जरूर है, वार्ता फेल होगी, सफल होगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो विमान वाहक जो कहा जाए एयरक्राफ्ट जो लगाए हुए अमेरिका ने, जो युद्धपोत अभी ईरान की किलेबंदी के लिए लगा दिए हैं चारों तरफ, ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था कि ये कहा जाएगा जमीन से हमला होगा, समंदर से अटैक किया जाएगा। अब इसमें दो कदम आगे ईरान निकलता है। ईरान कहता है तैनाती कीजिए, हम समंदर में ही डुबो देंगे आपके एयरक्राफ्ट्स को। अब ये दोनों ही तस्वीर, और अब आती है जेनेवा की तस्वीर, इन तीनों पिक्चर्स को आप कैसे जोड़ते हैं? हो पाएगा कुछ सक्सेसफुल यहाँ पर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल के जमाने में युद्ध का स्टाइल बदल गया है। आजकल के जमाने में परोक्ष युद्ध ज्यादा लड़ा जा रहा है, जिसमें आपको साइकोलॉजिकल वारफेयर, धमकी देना और शक्ति प्रदर्शन करना, मीडिया का के द्वारा दुश्मन के देश में प्रचार प्रसार करना, उसकी सरकार को अनस्टेबल करना। अमेरिका ने ये सब मीन्स ईरान पर लगा चुका है। ईरान में जो एजिटेशन हुआ है सब अमेरिका के इशारे पर हुआ है। अमेरिका ही वहां पर सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। वहां पर ये जो खुमनेई की सरकार है इसको बदलवाना चाहता है, और वो इस नाम पर कि हम इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार नहीं चाहते, हम चाहते प्रजातंत्र। यदि ऐसी व्यवस्था वो चाहता था तो पाकिस्तान में इतने दिन से इसलिए कट्टरपंथी की सरकार चल रही थी। मिलिट्री रूल अभी तक पाकिस्तान में परोक्ष रूप से चल रहा है। अमेरिका क्यों नहीं इंटरवीन करता वहां पर? जो भी देश अमेरिका के चंगुल में रहता है, जैसा कि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के चंगुल में रहा है, तो पाकिस्तान हर चीज करने के लिए फ्री है। अभी देखिए, पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब को कभी अमेरिका ने रोका? न्यूक्लियर प्रोग्राम को पाकिस्तान ने कभी चेक नहीं किया। तो बार बार ईरान पर ही धमकी क्यों दी जा रही है कि वो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़े? तो ये सब अमेरिका के एक प्रकार से पूरे दुनिया को, पूरे मिडिल ईस्ट को ये सत्ता का अपना ताकत का वो दिखाने की चाहता है कि मैं कितना ताकतवर हूं और मैं जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगाता हूं। मगर मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं, अमेरिका कभी भी ईरान पर इस प्रकार हमला नहीं करेगा। ये वेनेजुएला नहीं है जिसमें एक रात में गए और राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लाए। ये ईरान है। इसने बहुत 79 से
इस तरह के हरकतें देख रहा है ईरान। उसने शाह पहलवी की सत्ता को प्रवर्तन देखा है। तरह-तरह के कई युद्ध कर चुका है ईरान अपने आसपास। इसलिए ईरान के साथ अमेरिका कोई भी इस तरह का पंगा नहीं लेगा। वो खाली उसने शक्ति प्रदर्शन जरूर किया है, ईरान को दिखाने की कोशिश की है। इतने दिन हो गए हैं, अब तक उसे हमला करना होता तो अब तक हमला कर चुका होता, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी बता दिया है कि जितने भी तुम्हारे बेस है मिडिल ईस्ट में, सबको वो तबाह कर देगा। इसलिए और ईरान के साथ इस वक्त रूस भी खड़ा है, चीन भी खड़ा है। तो इस प्रकार से ईरान अकेला नहीं है और अमेरिका कभी उस पर हमला नहीं करेगा। ये तनाव इस प्रकार चलता रहेगा और यदि कोई हल निकलेगा तो बातचीत से ही निकलेगा। बिल्कुल शिवदान सर, जैसा कि आप कह रहे हैं, और शैलेंद्र सर से समझ लेते हैं। शैलेंद्र सर, एक दौर की बातचीत फेल, दूसरे दौर की बातचीत फेल, और न जाने अब ऐसे ईरान अमेरिका के बीच ये बातचीतों का जो सिलसिला है ये कहाँ जाकर रुकेगा? क्या ये हो भी पाएगा या ये इसी तरीके से सामने आएगा कि अमेरिका और ईरान तनातनी इसी तरीके से बनाकर रखेंगे और आने वाले समय में मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में यही तस्वीर नजर आएगी इंस्टेबिलिटी की? एज अ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको ये कह दूं कि ये वार्ताएं फेल नहीं हो रही हैं। डिप्लोमेसी में अगर आप एक वार्ता से दूसरी वार्ता में ग्रेजुएट करते हो, ये सक्सेस है, क्योंकि अदरवाइज अगर फेल हो रही होती तो वो उधर मुड़ जाता, दूसरा दूसरी तरफ मुड़ जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वार्ताएं आगे बढ़ती हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एग्रीमेंट की अभी भी गुंजाइश है। इंडिया चाइना आपके सामने एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। 20 वार्ता हुई, 22 वार्ता हुई, फाइनली चीजें सेटल होती है। सबसे बड़ी बात यह है, आपके अगर सवाल का जवाब दिया जाए कि क्या ये टॉक फेल होंगी या पॉजिटिव होंगी, आपको इसमें पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। ये फायदे में है अमेरिका के, ये फायदे में है ईरान के, ये फायदे में है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि एक ऐसा बॉम्ब, एक ऐसी मिसाइल जो ईरान के पास है, वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। और मैं उसे कहता हूं हॉर्मूज मिसाइल। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो मिसाइल है, जो डोमिनेशन उसके पास, उसकी कैपेबिलिटी है, ये अपने आप देखिए, अभी उसने एक्सरसाइज करी थी हॉर्मूज में। एक्सरसाइज के 48 घंटे में $8 पर बैरल की कीमत बढ़ गई कि वहां से आवाजाही नहीं हो सकती। सो उसके पास भी एक अच्छा ट्रम्प कार्ड है। ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि हमें यह देखना चाहिए कि कौन क्या कितना एडजस्ट करेगा। ये जितनी फोर्स लगाई गई है वो दिखावा जरूर है। मैं कोई एंटी यूएस या प्रो यूएस नहीं हूं। एंटी यूएस में इसलिए कहूंगा क्योंकि यूएस की दादागिरी सबको पता है, बट अपने आप में इस डिप्लॉयमेंट के वजह से ईरान का भी रुख जो है वो कुछ नरम पड़ा है। अदरवाइज यूएन की जो AIA है उससे कभी बात ही नहीं करता था, आज वो उसके इंस्पेक्शंस के लिए मान रहा है। वो बात करने के लिए तैयार है कि सैंक्शंस हटाइए तो मैं कुछ और करूंगा। सिर्फ जो चीज इस पर इस समय अटकी हुई है वो है मिसाइल, कि क्या मिसाइल प्रोग्राम छोड़ेगा, क्योंकि वो इजराइल की रिक्वायरमेंट है। और ईरान को पता है कि जिस दिन उसने इजराइल प्रोग्राम छोड़ दिया तो उसका यूक्रेन जैसा हाल हो जाएगा कि सबसे ज्यादा एटॉम बम्स थे और सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, और आज आप देख रहे हैं उसकी हालत क्या है। सो अपने आप में एक पॉजिटिविटी जरूर मैं देख रहा हूं, चाहे वो यूएस की डिप्लॉयमेंट के वजह से हो, चाहे वो ईरान की एडजस्टमेंट के वजह से हो। राजन सर, इसी को लेकर आप बताइएगा, अमेरिका की जो नज़र ग्रीनलैंड पर थी, वेनेजुएला को लेकर हमने जो देखा पिक्चर, किस तरीके से वहाँ पर हाईजैक किया गया, होस्टाइल बनाया गया, ये तमाम पिक्चर्स तो थी साथ में। अब ये बताइएगा, इस जो काजे तिगड़ी पेश की जा रही थी कि सुपर पावर जब चाहे जिस देश पर कब्जा करना चाहे या जिस देश पर मिलिट्री एक्शन करना चाहे वो हम देख लेंगे कि सुपर पावर कर लेगा, लेकिन अभी ईरान के पर्सपेक्टिव पे अगर कहा जाए, ईरान और खामेनेई, ये जो दो इस वक्त सबसे बड़े शब्दों के रूप में उभर रहे हैं, ये दो जो कहा जाए बड़ी पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या अमेरिका ये कर पाएगा ईरान और खामेनेई के खिलाफ इस वक्त? देखिए, मैं काफी हद तक कर्नल शैलेंद्र की इसको आर्ग्यूमेंट से एक्चुअली सहमत हूँ, बिकॉज मैं आप देखिए, आप इसको ईरान का टेरेन देखिए, आप उसको कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ, इसको वेनेजुएला के साथ मत कंपेयर कीजिए। ईरान का 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और अगर आप नॉर्थ और वेस्ट ईरान में देखें तो पूरे पहाड़ है वहाँ पे, उसको लड़ना बिल्कुल मुश्किल है वहाँ पे। अमेरिका तो बूट्स ऑन ग्राउंड की तो बात आप इस भूल जाइए, और जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा, आप
खुमैनी का बाल भी बांका नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक पूरा एक अंडरग्राउंड शहर है ईरान में। आप अगर आप जानते हैं कि जहां पे उनकी जो मिसाइल्स हैं, एक पूरा नेटवर्क है टनल्स का, और वहां पे ये जो B-2 और B-52 ये सारी चीजें नहीं पहुंच सकती, लेट मी टेल यू दैट। और इसीलिए जब आपने फर्दों के ऊपर अटैक किया था, जब आपकी 12 दिन की लड़ाई हुई थी, तो आपने बहुत मिनिमल डैमेज किया था, और अमेरिका के पेंटागन ने प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट किया था उस टाइम पे, जब प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे थे कि हमने खत्म कर दिया उनका न्यूक्लियर, तो उसने बोला कि नहीं, जो कुछ खत्म नहीं हुआ है वहां पर। तो इसीलिए मैं इसको मानता हूं, इसीलिए आप इसको देखते हैं, और मेरी कन्विक्शन ये है, मैं आपके चैनल पे बता सकता हूं, ये लड़ाई नहीं होगी, और कोई ना कोई एक मिडिल पाथ इसको लिया जाएगा। ईरान भी चाहता है कि लड़ाई ना हो, अमेरिका भी चाहता है लड़ाई ना हो। जब दोनों लोग चाहते हैं कि एक वॉर सिचुएशन में हम नहीं आए, तो कहीं ना कहीं पे समझौता होगा, चाहे वो 3rd राउंड में हो, 4th राउंड में हो, 5th राउंड में हो, 6th राउंड में हो। और आप इसको देखेंगे, अमेरिका इसको वहां पे जितना लंबा अमेरिका उसको रहेगा, वहां पे मेंटेनेंस प्रॉब्लम बहुत है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर अभी आपका दूसरा पहुंच रहा है, ग्रीस तक पहुंच चुका है वो। अब वो अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अगर आपने मेंटेन करना है सी के ऊपर, तो आप उसको महीनों तक वहां पे नहीं रख पाएंगे, आपको उसको डॉकिंग करनी पड़ती है। आपने इसको सुना होगा कि उनके टॉयलेट्स तक क्लॉग हो गए थे, और सऊदी अरेबिया में एक एयरक्राफ्ट कैरियर अभी गया है इसको पोर्ट कॉल के लिए, उसको डॉकिंग करने के लिए। तो आप इतनी लंबी लड़ाई, इतनी सारी फौजें समुद्र में नहीं रख सकते, और जितनी फौजें आप वहां पे ज्यादा रखेंगे, आपकी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ती है, बिकॉज आपके टारगेट्स भी बढ़ते हैं। इसको ईरान के लिए और आसान हो जाता है जब आप इतनी सारी फौज को लेके आते हैं, तो उनको जो टारगेट्स उनको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, और एक ही स्ट्राइक काफी है। अमेरिका अगर इसको, ईरान ने अगर इसको एक ही स्ट्राइक अपना कर दिया, तो उससे जो छवि है सुपर पावर की, और जो मौतें होंगी, कैजुअलिटीज होंगी अमेरिकन की, वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फ्रंट्स एक ही टाइम पे एक्चुअली खोल दिए। आपने ग्रीनलैंड का जिक्र किया, ये आपने वेनेजुएला की मैं बात इसको बताता हूं कि आज आपकी कोई अमेरिकन ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने क्या हासिल किया वेनेजुएला में? आपने उसके प्रेसिडेंट को उठा लिया। अब आप इसको ग्रीनलैंड में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नेटो कंट्रीज ने आपको वार्न किया है, ग्रीनलैंड के पास भी नहीं आने देंगे। तो आप इसको कहां पे है आज? और अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अमेरिका की देखें, आप एप्स्टीन फाइल से लेके और जो एंटी इमिग्रेशन का जो आपकी जो फेडरल अमिताभ सर, इसी को लेकर बताइएगा। हम लोग जब बात करते हैं, एक तरफ अभी वर्तमान दौर में हम देखें तो कई तरह की ट्रेंड्स होते हैं। साइकोलॉजिकल वॉर भी होती है, सीधे तौर पर प्रॉक्सी वॉर भी लड़ी जाती है। प्रॉक्सी को साथ में ला करके आगे ये सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें जंग सीधे सीधे नहीं होकर इनडायरेक्टली लड़ी जाती है। अभी सिचुएशन अगर हम देखें, ये बातचीत से पहले जो जुबानी जंग तेज हुई थी ईरान अमेरिका के बीच, हम देखते हैं धमकियों का सिलसिला चला। एक दौर की बातचीत, फिर से धमकियां, दूसरे दौर की बातचीत, फिर से धमकियां। अब क्या लग रहा है कि इसके बाद की तस्वीर कुछ सुखद रहेगी या और बिगड़ जाएगी? नहीं, ये जो प्रॉक्सी वार आप कह रहे हैं, या वो परोक्ष युद्ध जिसे कहा जाता है, ये तो लगातार चल रहा है। ईरान इतने प्रतिबंधों से लगातार घिरा है, और उसके वहाँ आंतरिक उपद्रव हो, क्रांति जैसी कुछ चीज हो जाए, इसकी कोशिश तो लगातार कई सालों से चल रही है। ईरान तो खुद को कभी सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता, वो देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता, सही ढंग से रह नहीं सकता, उतने प्रतिबंधों के बीच वो चल रहा है, कसमसा रहा है वो। अगर वहाँ कुछ आंतरिक जो अंतर्विरोध अगर नहीं होते, तो ईरान अब तक हो सकता है कुछ उसने जवाब दे दिया होता अमेरिका को। उसकी चिंता बहुत अलग है, और अमेरिका जो आमंत्रित कर रहा है ना, वो कोई अमेरिका और ईरान का युद्ध नहीं होने जा रहा है। इस युद्ध में निश्चित रूप से चीन और रूस जो है उनको कूदना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये लड़ाई जो है अब दो महाशक्तियों के बीच से हट करके अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रॉक्सी वॉरफेयर के रूप में उभर रही है, और इसमें
पूरी दुनिया से, ईस्ट ब्लॉक हो या वेस्ट ब्लॉक हो, मिडल ईस्ट हो, इसकी तस्वीर नजर आएगी कि हर जगह इसके जरिए तनाव होगा। और आने वाला समय बताएगा कि जेनेवा में जो बातचीत होगी उसके जरिए क्या अमृत निकल पाता है सॉर्ट होने का, समझदारी दिखाने का और सिचुएशन को एनालाइज करते हुए चीजों को लेकर सोल्यूशन निकालने का। ये तो समय बताएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जो मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हुए, कीमती वक्त दिया और इस पूरे डिस्कशन के लिए भी। हालांकि इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।